मैं पहले बुलाना चाहूँगा क्वेश्चन के लिए संजीव कुमार को। संजीव कुमार। हाँ, थैंक यू जिया भाई। सबसे पहले मैं दोनों स्पीकर का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। मेरा सवाल थोड़ा सा मैं थोड़ा 2-4 मिनट का समय लेना चाहूँगा। मेरा सवाल थोड़ा सा इसको उसको उस पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करने का जहाँ से ये सवाल उठना चाहिए। तो जैसा रविशंकर जी ने बताया कि ये 2005-2000 के बाद ही इस तरह के काम धर्म के ऊपर ज्यादातर उनको ऐसा लगता है कि ऐसा सीरियसली काम होना शुरू हुआ। एक बात मैं इसमें शेयर करना चाहता हूँ कि 2008 में इंडियन पार्लियामेंट में वुमेन का बिल पास होता है। तो एक सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कितना हद तक इतिहास लेखन रिफ्लेक्ट करता है हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम्स को। तो ये इस सवाल से जुड़ा हुआ है जो कि उसमें है, क्योंकि बिल उसी समय पेश हो रहा है, 2000 के बाद बिल हो रहा है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, सब कुछ चल रहा है और उसी समय फिर इस तरह के इतिहास लिखे जाते हैं। और खास करके वुमेन के सवालों के ऊपर हर सब्जेक्ट में, हर डिसिप्लिन में काम होना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 90s के बाद। और 1993 में मेरे ख्याल से पहली बार ये इसको टेबल किया गया था इस बिल को। इसके साथ साथ जो एक और सवाल जिया भाई जो पूछ रहे थे, जो जिसपे बात कर रहे थे कि अथॉरिटी नहीं था वुमेन का, ठीक है रोल है, लेकिन दे आर नॉट इन दैट पोजीशन ऑफ टू डिसाइड। जहां पे भी जैसे नूरजहां की बार बार बात आ रही थी, तो किस हद तक नूरजहां जो कर रही थी वो नूरजहां कर रही थी, क्योंकि उसके पीछे उनके भाई और उनके पिता का बहुत बड़ा वो था। क्या वो खेल तो नहीं रहे थे उसके पीछे, उसको एक हथियार के रूप में तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसा कि आज भी होता है। बिल पास हो गया, आपके पंचायत में हर जगह पे रिजर्वेशन है, लेकिन वो मुखिया जो वुमेन होती है वो मुखिया पति होता है एक्चुअली। वो गाड़ी पे भी अपना नाम लिखवा देता है मुखिया पति। तो क्या इस तरह का रिफ्लेक्शन आपको मुगल हिस्ट्री में भी दिखता है, जहाँ पे कि वो लग तो रहा है कि बहुत कुछ संभाल रही है नूरजहां या जो भी वुमेन है वो संभाल रही है, लेकिन असल में उनके पीछे कोई और खेल रहा है सारा खेल। तो ये दो सवाल हैं। और एक थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा मैं माफी पहले ही मांग लेना चाहता हूँ इसके लिए। मैं थोड़ा सा हो सकता है रूड साउंड करूं, या मैं थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत अलग सा साउंड करूं इसमें, लेकिन ये सवाल मुझे लगता है इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जो हमारा मकसद है इस ग्रुप को बनाने का, वो कहीं ना कहीं यहाँ से वो शायद रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत भी रहूं। और वो सवाल ये है कि मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेके इसमें बात करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खुद बोलने में हेजिटेशन हो रहा है। अगर आप अभी देखें तो एजुकेशन पूरा सिस्टम जो चल रहा है, और मैं स्कूल एजुकेशन से, मैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात भी नहीं कर रहा हूँ, वो तो जाएंगे तो और एक अलग लेवल, उसको और ऊपर लेके जाने की जरूरत है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जिसके बेस पे हमारा पूरा एजुकेशन चल रहा है अभी तक, उसमें वो साफ कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर्स टू द स्टूडेंट्स, और इट्स नॉट अबाउट फैक्चुअल डिटेल। तो मेरा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर जहाँ पे बच्चे बीए एमए करने के लिए आते हैं, वहां पे किस हद तक जस्टिफाई होगा इन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्लासेस को लेना, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल एंगेजमेंट में, क्लास एंगेजमेंट में जाना, क्योंकि बच्चों को हम सिखा रहे हैं, हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको फैक्चुअल डिटेल मत बताओ, उनको सभी चीजों को कंटेम्प्रेरी से जोड़ने की कोशिश करो, उनको किताबों से बाहर निकालो, उनको स्कूल से बाहर निकालो, उनको एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए टीचर स्टूडेंट और कम्युनिटी और उसके आसपास के क्षेत्रों के बीच में, जिसमें कि पता ही नहीं चले कि कौन नॉलेज दे रहा है और कौन नॉलेज ले रहा है, बिकॉज लर्निंग इज ए कलेक्टिव प्रोसेस। तो इन चीजों को अगर आप देखें और उसको रिसर्च में भी उसमें लाएं, तो कहाँ तक ये जस्टिफाइड होगा कि कोई भी रिसर्च हो रहा हो या कोई क्लास ही हम ले रहे हैं, उस क्लास में हम उस टेक्स्ट से बाहर ना निकले, उस स्ट्रक्चर से बाहर ना निकले, कंटेम्प्रेरी चीजों को ना देखें। इस मुगल हरम के साथ साथ मुगल वुमेन की के बारे में क्या लिखा जा रहा है आज के ही दौर में, जिस समय वो रिसर्च हो रहा है, जिस समय वो क्लासेस ली जा रही है, खास करके जो जितनी फेमिनिस्ट थ्योरी है, उसके लिए कोई इंडिया की थ्योरी होनी जरूरत नहीं,
उन सब चीजों के साथ लिंक करके अगर रिसर्च को किया जाए तो मुझे लगता है वो कनेक्ट करना, कम्युनिटी के साथ लिंक बना करके, जो और थ्योरीज हैं वुमेन से ही रिलेटेड उसके साथ लिंक बना करके, स्टूडेंट के साथ लिंक बना करके, यानी कि अपने उस इन्वायरमेंट में इमर्स, जिसके लिए मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि जब आप इमर्स होते हैं उस सब्जेक्ट में, उस कम्युनिटी में, उस जगह में, उस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो रिफ्लेक्शन वो आना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह के रिसर्च को बढ़ाना चाहिए जहाँ पे कि ये क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा है, हमारी सरकार ऐसे कह रही है, हमारे शिक्षाविद ऐसा कह रहे हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में। तो शायद यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी इस तरह की चीजों को सोचने की जरूरत है। ये मेरा बस 2-3 पॉइंट था, सवाल था। आप में से कोई भी मॉडरेटर डिस्कशन कोई भी इसके ऊपर। थैंक यू संजीव। तो रविशंकर जी और डॉक्टर जीशान इस्लाम, क्या और क्वेश्चन आप लेना चाहेंगे अभी, या संजीव ने जो क्वेश्चन पूछा है उनका जवाब देंगे? मैं संजीव सर के एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा अभी कि जो शिक्षा नीति आ रही है उसमें कौन पढ़ा रहा है, मतलब टीचर कौन है, स्टूडेंट कौन है, और कॉन्टेम्परेरी जो सोसाइटी है उसको लेकर लिंक बनाकर एजुकेशन होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टीचर बोले और स्टूडेंट सुने और फिर काम हो। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आपको भी प्रैक्टिकल होना ही होगा और आपको समाज से जुड़कर और जो आज की जो सोसाइटी है उससे जुड़कर स्टूडेंट के साथ नॉलेज शेयर करना है। आपको सारी बातें खुद नहीं बोलनी है, आपको सिर्फ थोड़ा सा उनको पुश करने की जरूरत है, वो खुद इंफॉर्मेशन लाएं, आपके साथ शेयर करें और उसको आज के सोसाइटी के साथ को रिलेट करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं भी इस बात से बहुत एग्री करती हूँ कि इसी तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, तब सही मायने में जो शिक्षा है वो सार्थक होगी। नहीं तो यही हो जाएगा कि आप सुनेंगे और सुनकर भूल जाएंगे और फिर उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन आपके लाइफ में, बच्चों की लाइफ में होने वाला नहीं है। तो इसी तरह के एजुकेशन को जो सरकार सोच रही है वो बिल्कुल सही सोच रही है और ऐसा ही होना चाहिए। और हम लोग जो भी पढ़े हैं और उसी पुराने बिल्कुल आइडियोलॉजी जो पुरानी चली आ रही थी उसी पद्धति से हम लोगों ने पढ़ाई की है और पढ़ते हुए बहुत समय लग गया हम लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करने में और चीजों को समझने और समझाने में, जो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड मेरे ख्याल से प्रोसेस था। और अब हम लोगों को उससे ऊपर उठकर कुछ सिंपल चीजें करनी चाहिए। और सिंपली मीन्स आपको सोचना ज्यादा है और उसको इजिली इम्प्लीमेंट करना है और तब आपका जो आउटकम आएगा वो बहुत ही अच्छा। थैंक यू। और रविशंकर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं? दूसरा क्वेश्चन। हेलो, दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर राज किशोर की तरफ से और उनका ये कहना है, तो डॉक्टर राज किशोर को आप अनम्यूट कर दें और वो अपना क्वेश्चन पूछें। डॉक्टर राज किशोर जी, आप अपने आप को अनम्यूट खुद कर सकते हैं। आप राजकिशोर जी, आप अनम्यूट हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। मेरे ख्याल से उनकी आवाज नहीं आ रही है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं जिया भाई। इन्होंने क्वेश्चन लिखा भी है तो मैं बता दे रहा हूँ। इन्होंने क्वेश्चन ये लिखा है कि मुगल बादशाह जो विजिट करते थे हरम में रानियों के साथ या अपनी वाइफ के साथ, तो इनका क्या रोटेशन होता था, क्या कोई पीरियड इनका फिक्स होता था कि किनका कब क्या है? तो ये क्वेश्चन डॉक्टर रविशंकर चौधरी से इन्होंने पूछा है। तो रविशंकर जी, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? आप जवाब दीजिए। जी 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 कोई सर, ये मैंने तो अपने अथी में व्याख्यान के क्रम में इस बात की चर्चा की थी कि जैसे आप देखेंगे मेरी जो अभी रिसेंट वाली किताब उसमें मैंने एक लिस्ट डाली है बादशाह के वाइफ्स की संख्या क्या थी नहीं थी। जैसे बाबर के समय में 11 के आसपास, हुमायूं के समय में 9-10। तो
अकबर के समय में अगर हम देखें तो मैंने 2-3 महल का जिक्र किया था जो दीन के नाम पर थे। तो अमुक जिस महल में जो रानियां निवास करती थी उस दीन के हिसाब से बादशाह, तो एवरेज एक बेगमात के हिस्से में 1 दिन आ जाती थी वीक में। तो इस क्रम में वो कभी आज इस बेगम के पास है तो कल उस बेगम के पास है। इस तरह का रोटेशन चलता था, कोई ऐसा नहीं था कि प्रतिदिन वो सभी जगह उपलब्ध रहते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। और इसमें होती है कि बेगमात जैसे उनको रिझाती है, कोई बादशाह प्रधान लेडी है, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता था तो उनके सानिध्य में ज्यादा, जैसे आप देखेंगे मूवी वगैरह में दिखाया जाता कि इनकी राजपूत पत्नी का अकबर पे कुछ प्रभाव था 62 के बाद, तो अकबर उनसे ज्यादा प्रभावित है, उसके अनुरूप में वो आचरण कर रहा है। कभी वो हर तरह का हिंदू फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं मुगल दरबार में, तो उनके हिसाब से। उसी तरह अकबर की जैसे हम देख रहे हैं कि बचपन में शादी हुई थी रुकैया बेगम के साथ, तो बिगिनिंग के युवावस्था काल में रुकैया बेगम के साथ उनका अटैचमेंट ज्यादा रहा। बाद में आप देख रहे हैं कि सलीमा सुल्ताना भी प्रभावित कर रही है उनको बैरम खां की मृत्यु के बाद, जब वो अकबर की वाइफ बन के आ जाती है मुगल हरम में। तो रोटेशन है इसमें, कोई एक दिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो वीक में बंटवारा होता था दिन का, आज इस बेगमात के साथ उनका समय कट रहा है तो कल, या वो विशेष अवसर पर वो आमंत्रित करती थी। जैसे कोई हिंदू फेस्टिवल्स है तो कोई राजपूत पत्नी उनको बुला रही है, आज उनके उपलक्ष्य में दावत है, सम्मान है। तो कल कोई मुस्लिम त्योहार है तो उनकी अन्य कोई बेगम उनको आमंत्रित कर रही है। इस तरह से इनमें इश्तिया वगैरह भी होता था, आपसी जलन की भावना भी होती थी कि बादशाह का सबसे अधिक नजरे इनायत किनके ऊपर है। तो ये वर्ड है, रोटेशन है, वो दिन के हिसाब से महल भी बना है, फूल के हिसाब से भी महल बना है, इस हिसाब से वो समय व्यतीत करते हैं। थैंक यू। तीसरा क्वेश्चन है गौरी दत्ता शर्मा, उनका ये क्वेश्चन है कि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी या अरबी या तुर्की? तो डॉक्टर रविशंकर चौधरी, तो इनको जरा सा बताइए तुर्की को क्या? जी, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी ही थी। मोटे तौर पर हम देख रहे हैं कि जितने भी कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है सभी पर्शियन में है। एक बाबर ने सिर्फ अपनी आत्मकथा लिखी है तो उसके बाद भी वो तुर्की भाषा में है, बाद में उसको अनुवाद करवाया गया अब्दुर्रहीम खान खाना के द्वारा फारसी में। तो कमोबेश जितनी भी साहित्य लिखे गए मुगल काल में वो मैक्सिमम फारसी है। विशेष रूप से आप देखेंगे तो अकबर के समय में अनुवाद विभाग स्थापित हुआ है, तो विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद कराया गया। जैसे हिंदुओं के दुर्लभ ग्रंथों का फारसी में अनुवाद होता है। आप देखेंगे महाभारत का अनुवाद रजनामा के नाम से हो रहा है, उपनिषद का अनुवाद सिर अकबरी के नाम से हो रहा है। तो अनुवाद विभाग का कंसेप्ट अकबर के समय में आ गया था। इनकी राजकीय भाषा फारसी ही रही और अन्य ग्रंथों का भी अन्य भाषा में अनुवाद हुआ। ऐसा नहीं था, अन्य भाषा का भी विकास होता है इन लोगों के समय में, सभी भाषा का कमोबेश कुछ न कुछ विकास। एक और क्वेश्चन आया है निमिषा राज की तरफ से। आप उन्हीं को पूछने दीजिए जिनका सवाल है, हम लोग ऐसे ही किया करते थे। निमिषा राज, आप इनको अनम्यूट कर दें और ये अपना सवाल पूछें। निमिषा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ, सवाल पूछिए। Thank you, Ravi sir and Jisan ma'am and all organizing committee. At first, a very hearty and cheerful good afternoon to all of you. सर, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला है सर, जोधा भाई के लिए कोई स्पेशल हरम मुगल काल में बना था क्या? और दिल्ली सल्तनत का सबसे कठोर बादशाह कौन था? हेलो। हाँ सर। पहला आपने सवाल जोधा पे उठाया है, तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं खुद इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि जोधा अकबर की पत्नी थी, ठीक है। और जहां तक मेरी जानकारी है या मैंने अपने शोध के क्रम में, और अभी इस पर आप देखिएगा कि जोधा पर बहुत बिग कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। आप देखेंगे कि 1956 में मुगले आजम आई मुजफ्फर अहमद की, उन्होंने अकबर आजम को जोधा बाई जद्दन बाई के नाम से मूवी बना दी। फिर 2007 में भी आशुतोष गवर्कर की जोधा अकबर आती है, वो जोधा अकबर के लव को दिखाता है। मैं सबसे पहले तो ये जो कंट्रोवर्सी है मैं उसको क्लियर कर दूं। 1562 में आमेर के जिस राजा भारमल या बिहारी मल की पुत्री मुगल हरम में आई, उसका नाम जोधा नहीं था, उसका नाम हरका बाई था या हरखा बाई, हरखा या हरका बाई, ऐसे। और उसको मरियम उज जमानी की उपाधि दी गई थी। और यह शादी जो उसके साथ जो राजपूत पत्नी के साथ अकबर का हुआ था 6 फरवरी 1562 ईस्वी को, ठीक है, जिसको अबुल फजल ने आईने अकबरी में कोट किया है वॉल्यूम 1 में पृष्ठ संख्या 309 में। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की भी किताब 3 खंड में, जिसमें भाग प्रथम पृष्ठ 62 में वो लिखते हैं कि यह विवाह का जो राजपूत प्रस्ताव था यह राजा भारमल के द्वारा लाया गया था।
तो यहाँ पे नाम स्पष्ट है। भगवान दास भार्गव की किताब अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, तो उन्होंने स्पष्ट पेज 166 में लिखा है कि भारमल की तीनों पुत्री का नाम ज्ञात है। संभवतः अकबर से जिस पुत्री का विवाह हुआ 1562 में, उसका नाम हरकाबाई था, और इंपेरियल गजेटियर भी इसका ये समर्थन करते हैं। तो आमेर मतलब जयपुर कछवाहा शासक, और ये भारमल की बेटी और भगवान दास की बहन, और इससे जो संतान उत्पन्न हुआ वो सलीम था। अब देखिए जोधा शब्द आपने यूज किया, जोधा मीन्स जोधपुर की राजकुमारी। जोधपुर के इतिहास को अगर समझेंगे तो 1580 ईस्वी तक रावल मालदेव अकबर के खिलाफ विरुद्ध में लड़ता रहा। 1580 में जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका बेटा मोटा राजा जो है वो सरेंडर करता है और वो अकबर से संधि करता है। तो एनसीईआरटी हमें संदर्भ देता है कि रावल मालदेव की पुत्री और मोटा राजा की जो बहन की शादी अकबर से हुई, और उसकी पुत्री मोटा राजा सिंह के पुत्री यानी कि जोधा की शादी सलीम के साथ हुई। यह शादी 1581 ईस्वी में हुई। इस हिसाब से अगर राजपूताना के सोर्स को देखेंगे तो इस हिसाब से जोधाबाई अकबर की डॉटर इन लॉ हो गई, पुत्रवधू हो गई, और उसी से जो पुत्र हुआ था वह खुर्रम था, यानी खुर्रम अर्थात शाहजहां हिंदू मां से उत्पन्न संतान था। तो पहला तो ये जोधा। दूसरा, यहाँ पर इतिहासकारों को यानी फिल्म मेकरों को यह कंफ्यूजन हुआ कि अगर अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी है तो वहां पे सबसे अगर हरम का महल बड़ा मिला है तो वो जोधाबाई का महल मिला है, और उसके बगल में सलीम का महल मिला है। तो इन लोगों को लगा कि जोधाबाई अकबर की पत्नी है और उनके इसीलिए उसके महल को भव्य बनाया गया है, और उस महल में मेंशन है जोधाबाई का महल। तो यहीं पर इनको एक बड़ा बिग कंफ्यूजन हुआ है, और मेरे हिसाब से जोधाबाई अकबर की वो पुत्रवधू है, वो पत्नी नहीं है। तो पहला तो ये आपका जोधा का सवाल क्या था निमिषा? हेलो, स्पेशल हरम था यानी ये था जी। जोधाबाई का तो भवन मिलता है, जोधाबाई के महल का जिक्र हमें मिला है फतेहपुर सीकरी में सर। और दूसरी बात जो आपने कही कि दिल्ली सल्तनत का क्रूएल शासक हम क्या कहें, अलाउद्दीन खिलजी को लोग कठोर शासक के रूप में जानते हैं, उन्होंने बहुत कड़ाई से शासन किया, और उसके समय में सबसे ज्यादा टैक्स वैक्स वसूले गए, और उन्होंने मार्केट रेगुलेशंस वगैरह लाया है। तो उसमें देखिएगा बर्नी वगैरह जिक्र करता है इस बात का कि जो कम तोलता था उसके शरीर से उसका मांस काट लिया। तो कठोर से कठोरतम शासक के रूप में हम अलाउद्दीन को पाते हैं। हालांकि बलबन ने भी एक ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त और लॉ नीति को लाया, और उसने सुल्तान के गिरते हुए गरिमा को उठाने का प्रयास किया। उन्होंने ईरानी अफरासिया परंपरा को लागू किया और अपने को एक रोबदार सुल्तान के रूप में स्थापित किया। तो ये सवाल मेरे हिसाब से बहुत तर्कसंगत नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अगर हम माने तो वो एक कठोर शासक के रूप में उभर कर आता है। थैंक यू जिया भाई जी। एनीवन एल्स, कोई और है जो क्वेश्चन कर पूछना चाहते हैं? नीलेश या भाई निर्लेश है। निर्लेश, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। निर्लेश एक हैं, विष्णु भी हैं। सर हमारा दोनों एक्सपर्ट से ये सवाल है, और मैं चाहूंगा कि जिसान मैडम या रवि सर दोनों में से कोई इसको स्पष्ट करें। ये जो हरम का नियम है, जैसा कि रवि सर अभी बता रहे थे कि ये कोई जरूरी नहीं था कि ये रोटेशनल सिस्टम था या राजा वहाँ सभी के पास उपस्थित हो, तो इसका जो है क्या प्रभाव तत्कालीन भारतीय समाज की या मध्यकाल के समाज के स्त्रियों पर क्या इसका मुख्य प्रभाव था? क्योंकि राजतंत्र में भी जो है राजा को आदर्श के रूप में देखा जाता है, तो भारतीय समाज की स्त्रियों पर इसका क्या मुख्य प्रभाव पड़ रहा था, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करने का सर आप लोग जो है हम लोगों को बताएं। बेसिकली सर इंडियन वुमेन पर जो है इसका हरम का क्या प्रभाव? जिसान बोलना चाहे कुछ? थैंक यू रवि सर। जहाँ तक इनका क्वेश्चन है कि इंडियन वुमेन पर हरम की स्त्रियों का क्या प्रभाव रहा, तो मैंने अपने इस टॉपिक पर जो मैंने अभी बोला तो उस पे मैंने आपको यही बताया कि हर एस्पेक्ट पे मुगल काल में हरम की स्त्रियों का योगदान रहा है। और जहां तक बात है रॉयल लेडीज की, तो नूरजहां एक बहुत ही फेमस लेडीज थी, जिनको मैंने बताया समाज के जो ड्रेसेस पहना करती थी वो आम महिलाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हुआ करती थी। महिलाएं उनको फॉलो किया करती थी और उनको फैशन क्वीन बोला जाता था। जो भी ज्वेलरी वो पहना करती थी
उनको महिलाएं फॉलो किया करती थी। आप जानते हैं कि जो पूरा जो मुगल सोसाइटी था वो बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड था, और सबसे ऊपर जो था वो रॉयल लेडीज का क्लास था। और ये क्लास ऐसा नहीं कि सिर्फ सोसाइटी में था, इवन हरम के अंदर भी हम बहुत सारे क्लासेस देखेंगे। और सबसे ऊपर जो क्लास आता है वो लेडीज का था। फिर कुलीन वर्ग की कुछ महिलाएं भी हरम में आती थी तो उनका था। उसके बाद जो वहाँ काम करने वाली महिलाएं थी उनका था। और उसके बाद दास या फिर रखैल जिसको कह सकते हैं उनका था। और बादशाह जो थे वो ज्यादातर सारा काम हरम का वो खुद ही देखा करते थे, किसको क्या पोजीशन देना है वो खुद देखा करते थे। और हरम में जो स्त्रियां जो लोअर क्लास की स्त्रियां थी वो किनको फॉलो करेंगी, जाहिर है वो रॉयल लेडीज को ही फॉलो करेंगी, उनकी नकल करने की कोशिश करेंगी, चाहे वो उनका हेयर स्टाइल हो, ज्वेलरी हो, कपड़े हो, या उनके बात करने का तरीका हो। इवन कहीं कहीं देखा जाता है कि जो रॉयल हरम की लेडीज को अच्छी शिक्षा दी जाती थी, तो जो शिक्षक होते थे वो कम से कम अपनी बेटियों को शिक्षित जरूर किया करते थे। तो अपने अपने इकोनॉमिकल क्लास के अनुसार उसका इफेक्ट सोसाइटी पर पड़ता था, और सोसाइटी में महिलाएं उनको उसी प्रकार से फॉलो किया करती थी। जैसे आज के युग में आप देख सकते हैं कि जो हमारे सेलिब्रिटी स्टार्स होते हैं उनको जो आम वर्ग जिस तरह से फॉलो करता है, आम वर्ग के बीच जिस तरह से वो लोकप्रिय हुआ करती हैं, उसी तरह से उस जमाने में रॉयल लेडीज हुआ करती थी। और आप जानते हैं कि हर चीज का एक मोबाइल हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे ज्वेलरी हो, हर चीज का एक सस्ता वर्जन जरूर होता है। और उसी को हम देख सकते हैं कि जो निचले से निचले पायदान पर लोग होते हैं उसको उपभोग किया करते हैं। थैंक यू। एनीवन एल्स? मिस्टर विष्णु। जिया भाई हेलो जी जिया भाई कुछ बोलूं मैं? नहीं, मिस्टर विष्णु का दूसरा एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन करना मैं इसके रिगार्डिंग मैं कुछ एक सब बोलना चाह रहा हूँ। हेलो मिस्टर विष्णु। हाँ रविशंकर जी। हेलो। हाँ संजीव भाई, जैसे कि ये निर्लेश सर का सवाल था ना कि हरम का प्रभाव अन्य वर्ग पर भी पड़ा। हम देख रहे हैं कि अमीर उमेरा वर्ग सब जो आए ना, तो राजपूताना में भी हम देख रहे हैं कि वो लोग भी हरम रखना शुरू कर दिए। मान सिंह के पास आप देखिएगा कि एक विस्तृत हरम है। मुस्लिम उमेरा सब जो हुए उन लोगों ने भी इन बादशाहों के प्रभाव में आकर देखा देखी छोटे मोटे हरम का ये क्रिएट इन्होंने भी कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक मुगल काल में एक रॉयल जो भी अमीर उमेरा है उन सब में एक पॉलीगैमी का बढ़ावा मिलता है। बहुविवाह मतलब 3-4 शादी वो लोग भी करने लगे। जैसे कि बादशाह में अगर हम देख रहे हैं तो हरम में हमें कोई हिसाब नहीं है कि अकबर की 10-15 पत्नियां हैं, हुमायूं। इसका प्रभाव समाज के अन्य वर्ग पर भी पड़ा। हम देख रहे हैं बाद में आप चले जाइए बहमनी साम्राज्य में, आदिल शाही बन सब में, बीजापुर गोलकुंडा, वहां सब भी हमें विकसित हरम दिखाई पड़ रहा है। इधर राजपूताना में भी हरम का कल्चर आ गया। तो यही प्रभाव था उसका समाज के अन्य वर्ग पर भी। थैंक यू। मिस्टर विष्णु। मिस्टर विष्णु हेलो। कर दें। मिस्टर विष्णु। मिस्टर विष्णु का क्वेश्चन है। मिस्टर विष्णु बोलिए। म्यूट कर दें। अभी वो म्यूट है। हेलो। विष्णु हेलो। बोलिए जी। अनम्यूट कर। हेलो। भाई नेक्स्ट पंकज रावत। नेक्स्ट में पंकज रावत हैं और उनका क्वेश्चन हेलो। डॉक्टर जीशान इस्लाम से। तो पंकज रावत को अनम्यूट कर दें। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। रविशंकर जी का और जिशान जी का, उन्होंने बहुत अच्छा हमें तथ्यों से अवगत करवाया और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये उनका सेशन रहा। मेरा जो सवाल है, जो मेरा प्रश्न है वो से क्योंकि जब उन्होंने कल्चरल एस्पेक्ट की बात करी, जो कल्चरल जो कार्यों की बात करी, तो मैं उसी पे थोड़ा सा फोकस रह के ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम कल्चरल योगदान की बात करते हैं के समय, हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, वो एक मटेरियल एस्पेक्ट हम उसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी सांस्कृतिक इमारतें हैं, धरोहर हैं, वो बहुत उसमें सम्मिलित है। लेकिन जब हम और उसमें डीपर जाएं, जब हम देखें संगीत और नृत्य, जैसे नृत्य में आपने स्पष्ट रूप से बताया कि अलाउड नहीं था, इसलिए वो चीजें नहीं हो रही थी।
लेकिन जब हम संगीत की बात करते हैं और उसमें हम महिलाओं के योगदान की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो पुरुष वर्चस्व हमें वहां भी दिखता है। और हम एक और चीज वहां पे नोटिस करनी पड़ेगी कि बहुत ही लिमिटेड मुगल शासक थे, जैसे अकबर की हम बात करें, जहाँ पर तानसेन थे, बाज बहादुर थे, और अबू फजल ने उन्होंने बहुत डिस्क्रिप्शन दिया। लेकिन क्या महिलाओं की जो गायकी थी या जो भी वो अ, या म्यूजिक में जो भी उनका योगदान था, क्या उनको आगे नहीं आने दिया, या उनको कभी इतनी तवज्जो नहीं दी गई ताकि वो और आगे बढ़े, उनके बारे में लिखा जाए? क्योंकि अगर हम महिलाओं की पर्टिकुलर बात करें तो हमें इतने ज्यादा उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे आपने बताया शाहजहां के बारे में, 2-3 एग्जाम्पल वहाँ हमें देखने को मिल सकते हैं। बट जिस तरीके से हम तानसेन, बाज बहादुर का योगदान देखते हैं मुगल समय में, आज के समय में भी शायद उतना देखने को वो नहीं मिलता। तो क्या ये एक जानबूझकर वो किया गया था कि महिलाओं को इतना आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं थी, जिसमें उनको कभी भी उनको इतना योगदान नहीं, उन्हें प्रोत्साहन भी नहीं किया गया, ना ही उनके बारे में कभी लिखा गया? क्योंकि हम आज के समय में हम ये पढ़ पा रहे हैं, शायद वो अपने लेख, तो इस पे मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। डॉक्टर ज़ीशान इस्लाम, आप जवाब देना चाहेंगे? डॉक्टर ज़ीशान इस्लाम, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ जी। हाँ। तो इनका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है कि इन्होंने पूछा कि महिलाओं के रॉयल लेडीज के म्यूजिक में बहुत ज्यादा नहीं साक्ष्य मिले हैं कि उनका म्यूजिक में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, या वो बहुत ज्यादा उनको बढ़ावा दिया गया। अकबर के समय में जिस तरह से तानसेन को ख्याति मिली, उसी प्रकार किसी और महिला संगीतकार को नहीं मिली है। ये कहीं ना कहीं देखिए, बात अगर पूरे इस्लामी रूल की हो, पूरे मुगल रूल की हो, तो मुगल रूल में इस्लाम का जो रूल होता है, जो इस्लामिक वे में जो रूल होता है, उसी वे में रूल हो रहा था। और मैंने डांस में पहले ही कह दिया कि डांस में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसी तरह से आप देखेंगे कि रॉयल लेडीज जो हुआ करती थी वो शायरी किया करती थी, लेकिन उनका गाने का भी कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। और जो भी महिलाएं हम देख रहे हैं कि वो ज्यादातर हिंदू हैं या फिर निचले तबके की महिला है। रॉयल लेडीज का इसको उसमें कोई इंकरेज नहीं किया गया है। एक ही इसका रीजन है कि सभी के सभी जो भी मुगल बादशाह रहे, वो पूरी तरह से इस्लाम धर्म को मानने वाले और उनसे प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने रॉयल लेडीज को इस ओर बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया। थैंक यू। जिया भाई, मैं कुछ बोलूं? जी जी जिया भाई, जी बताइए। मैं कुछ बोलूं? जी। मैं संजीव भाई के इंटरेस्ट की बात करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। कि आप देखेंगे ना कि ये मुगल हरम में एक तो गायक आप जितने भी शाही गायक वगैरह है देख रहे हैं, तानसेन, बैजू बावरा हो, हर काल में डिफरेंट काल में, वो सब तो दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे है क्या कि मुगल काल में हम देख रहे हैं क्या कि संगीत को ऐसा नहीं था कि उसको प्रश्रय नहीं मिला। अकबर के समय में आप देखिएगा कि जो जनरल क्लास की जो नर्तकी है, अबुल फजल ने एक वर्ड यूज किया है, कंकनी शब्द यूज किया उसके लिए। और हरम में जानते हैं कि वो देहाती लड़कियों सब का भी डांस का कभी कभी जिक्र मिला है हमें, और उसमें डांस के प्रकार के भी हमें मिले हैं टाइप, जिसका उन्होंने अकबर वर्णन किया है। देहाती लड़कियां जो आके महल में नाच गान करती, जिसको हम लोग अभी नट वगैरह कहते हैं, नट सबको नचाना, या तो ललनी, हराकीन, कंचून एवं डोम, ये 4 तरह के डांस का जिक्र आया है अकबर के समय में। हम देखते हरम तरह के संगीत और नृत्य का केंद्र रहा है। जहां तक आप देखेंगे मुगल शहजादियों की बात है, तो नूर जहां बेगम को गायन में रुचि थी, कंटेम्प्रेरी कुछ शोर से शोर इशारा करते हैं। और अगर मगन लाल की किताब देखेंगे, दीवान ऑफ जेबुनिसा, मगन लाल में भी कुछ है क्या कि जेबुनिसा बेगम को गायन का शौक था, अच्छी गायिकाएं थी, स्वयं भी गीत रचना करती थी, बहुत सारी उन्होंने फारसी में रचना करी है। सबसे संगीत विरोधी बादशाह के रूप में अगर हम पाते हैं तो औरंगजेब का लोग जिक्र करते हैं। लेकिन औरंगजेब का संगीत विरोध इस्लाम के कारण था, चाहे जो भी रीजन रहा हो, लेकिन सबसे अधिक म्यूजिकल टेक्स्ट बुक औरंगजेब के काल में लिखे गए, सबसे अधिक क्लासिकल म्यूजिक अगर मुगल काल में इजाद होता है तो औरंगजेब के काल में। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि है, नृत्य भी है, संगीत भी है।
और एक शब्द मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट होना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि 1956 की जो मूवी आई थी मुगले आजम, उसमें मुजफ्फर अहमद को ये दिखाया जाता है, सलीम के जीवन में एक नर्तकी को ला दिया गया अनारकली का, अनारकली का जिक्र था। कोई भी कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में हमें अनारकली का कोई जिक्र नहीं मिला है। मैं जिया भाई आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि विलियम फिंच आया था अकबर के काल में मोटे तौर पर। तो विलियम फिंच आप देखेंगे 1600 अकबर नहीं, हाँ अकबर जहांगीर के काल में, तो फिंच 1608 में वो भारत आया था। तो फिंच पहला विदेशी यूरोपीय यात्री था जिसने लाहौर भ्रमण किया था, और लाहौर भ्रमण के क्रम में उसने एक मकबरा देखा और उसने कहा कि यह अनारकली का मकबरा है, और उस अनारकली के मकबरे के बारे में विवरण देता है कि उसमें सलीम के कहे ये शब्द सुने थे कि काश मैं अपनी प्रेसी का चेहरा एक बार देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। यही फिंच के राइटिंग्स पर अनारकली एक कैरेक्टर आ गई जहांगीर के लाइफ में, और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से उन्होंने फिल्म में फिल्माया है। वो मूवी आई, जो सॉन्ग्स आई थी, प्यार किया तो डरना क्या। तो इस तरह तुझके जहांगीरी इस बात का खंडन करता है, या मुतमिद खां बख्शी का इकबालनामा है जहांगीरी में भी अनारकली का कहीं पर। तो ऐसा नहीं था, मुगल काल में संगीत के विभिन्न एस्पेक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं, और प्रिंसेस बेगम सबको भी संगीत में रुचि थी, और उनके मनोरंजन के लिए आयोजन होता था। जैसे सारे बादशाह के दरबार में करीब करीब हमें गायक तो दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे लाल खां हो, चाहे बंसीधर मिश्रा हो, इस तरह के बहुत सारे गायक, चाहे बैजू बावरा हो, तानसेन। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है? जिया भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर आप समय है तो ले सकते हैं। विनय शाह। हाँ विनय शाह जी। विनय शाह का, ये विनय शाह को म्यूट कर दें, अनम्यूट। विनय भाई आप हाँ आ गए। बहुत पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत सुपर सेशन, बहुत जो है मेरे एक सवाल है जो है पेटीकोट शासन को लेकर, कि जो पेटीकोट शासन है, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि क्या हम इसको इस नजरिए से देख सकते हैं कि तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसमें ये वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में क्या हम इसे समझ सकते हैं, कि देख सकते हैं हम इसको कि मतलब उस जमाने की जो स्त्रियां थी उनको इस प्रकार का माहौल था हासिल कि वो जो है शासन सत्ता में इस प्रकार का बहुत बड़े स्तर पर हस्तक्षेप कर पाने में सक्षम हो रही थी। तो क्या मतलब हम समझ सकते हैं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट जैसा भी कुछ था? बस इतना ही। विनय भाई मैं बोलूं कुछ? हाँ जी बताइए। जी, पेटीकोट गवर्नमेंट बेसिकली हम देख रहे हैं कि अकबर के समय का वो बिगिनिंग शासन है, तो 1560 से 62 का पीरियड है। जैसे अभी संजीव भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब बैरम खां के प्रभाव से मुक्ति दिलाने में महामंगा बहुत सक्रिय रही, क्योंकि अकबर जब शासक बना था तो 13 वर्ष 6 माह का वो बालक था। तो कहीं न कहीं महामंगा का ये वो, और जब हुमायूं अपने अभियान में भटक रहा था पत्नी के साथ, तो अकबर के लालन पालन में महामंगा की बड़ी भूमिका रही थी। और एक बार कामरान ने अकबर को मारने का एक बड़ा षड्यंत्र किया था, जहर बुझे तीर मारा, जिस वजह से महामंगा ने उसे अपने आर्म्स बाजू पे लेकर अकबर की जान, तो कहीं न कहीं अकबर पर इन्फ्लुएंस। तो लेकिन आप देख रहे हैं कि बैरम खां मनमाने ढंग से 4 साल तक शासन चलाया, क्योंकि मुगल काल में जो वजीर का कंसेप्ट आया है, 2 तरह का वजीर है। अगर आप चले जाए अरबी प्रशासन में, वजीर तफवीद और वजीर तनफीज। वजीर तफवीद वो होता है अनलिमिटेड वजारत, असीमित शक्ति का वो मालिक था, और उसका उपयोग एकलौते व्यक्ति बैरम खान ने किया, जो अकबर को मनमाने ढंग से, आप देखते हैं कि वो विरोधियों का सरकलम कर देता है, राज्य को हड़पना, जो चीज अकबर नहीं चाहता था वो सब काम बैरम खान ने किया। और 60 आते आते अकबर बैरम खान से उब गया, और अकबर की उम्र भी 18 साल लगभग बालिग थी। और तो अपनी वह माँ से, अपनी महामंगा से वह जिक्र करता है कि वह किसी न किसी रूप से बैरम खान से छुटकारा पाना चाहता। यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी मददगार के रूप में महामंगा उभर कर आती है, और वो उसकी महत्वाकांक्षा को साधने में बड़ी भूमिका उसने निभाई। सबसे पहले उसने बैरम खान के सारे अपॉइंटमेंट जितने भी थे सबको रद्द करके अपने अधिकारियों को वहां भरने शुरू किए। दिल्ली के कोतवाल को बदल दिया, शहाबुद्दीन दिल्ली के, जो पावर शक्ति पर वो धीरे धीरे महामंगा ग्रिप कर लेती है। और 2 वर्ष तक अकबर को उसने एक, वहां पर देखिए आप वजीर जो अनलिमिटेड वजीर है, और उसका उपयोग, उस पावर का भी उपयोग ये महामंगा भी कर रही है बैरम खां के बाद। और वो पहली महिला वजीर हुई जिसने एक अकबर को
शासन में सहयोग देने के क्रम में अपने को इतना वो सुपरलेटिव साबित करना चाहती है कि अगर मैं नहीं होता तो शायद अकबर शासन नहीं करता। ये शब्द आपने आदम खां के मुंह से सुने होंगे, अपने ये मूवी में भी दिखाई है कि अगर तो हमारी माँ का तुम्हें ये मदद नहीं मिलता तो शायद तुम आज बादशाह नहीं होते, या इस तरह की बातें होती है। तो अधम कहीं न कहीं इसी बहाने वो अधम के दुष्टता को अकबर बर्दाश्त करता है, चूंकि महामंगा का प्रभाव था, दूध पिलाई थी, जान बचाया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पर्दा शासन में महिला एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में आती है और पहली महिला वजीर एक पावरफुल पावर के। लेकिन यहीं पर आप देखिए कि जो ही आदम खां को छत से फिकवा के मारा जाता है, महामंगा शोक से मरी 40 दिन में, यहीं पर अकबर ने कंसेप्ट बदल दिया। विजारत को उसने जो अनलिमिटेड विजारत को समाप्त करके वो लिमिटेड विजारत पर आ गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अकबर के जितने भी दीवान है उनका पावर कट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनका सीज कर दिया जा रहा है, चाहे वो मुजफ्फर खां हो, चाहे अन्य बाद में जितने भी टोडरमल साहब हुआ, वो सब उन लोगों को रेवेन्यू पावर से अटैच कर दिया गया। तो यहीं पर विजारत, तो महामंगा ने असीमित शक्ति का उपयोग की और वह अकबर को 2 साल तक उसने बहुत अच्छे ढंग से उसने प्रभावित की। मालवा का मैं एक इंसिडेंट करूंगा कि 1561 में अकबर का मालवा अभियान हुआ, बाज बहादुर मारा गया, आदम खां ने जम मालवा को लूटा और सोने चांदी और हरम की दासियों को गायब कर दिया। और सबसे अकबर को तकलीफ हुआ कि उसके हरम की स्त्रियों को आदम खां ने उसके साथ गलत किया, उसको जो भी उसके साथ बहुत सारे बदसलूकी किया। जब अकबर आदम को दंड देने के लिए वहां जाता है तो महामंगा इतनी चतुर थी कि अकबर से पूर्व वो मालवा पहुंच गई और हरम की जिस दासी को उसने गायब किया था उसको उसने मरवा दी, सबूत मिटा दी। और महामंगा को चूंकि वहां पाकर अकबर सहम गया, आदम खां को वह दंडित नहीं कर सका और वह वापस लौट जाता है। और बाद में आप देखिए आदम खां किस तरह से अपने को अकबर से भी सुपर मानते हुए कहता कि मैं योग्य हूँ, उनसे ज्यादा योग्य मैं हूँ, और उसकी महत्वाकांक्षा का पतन होता है जो आदम खां। तो निश्चित रूप से पेटीकोट गवर्नमेंट ने मुगल राजनीति को, मुगल काल का पहला उदाहरण है जो राजनीति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया। और यह 2 साल का पीरियड था। महामंगा के मरते ही अकबर हरमकोट से उसको हरमदल से मुक्ति मिलती है और 1562 के बाद अब देखिएगा कहीं न कहीं राजपूत पत्नी का इन्फ्लुएंस आता है। थैंक यू रविशंकर जी। किसी और को कोई सवाल करना है? अब टाइम ज्यादा हो गया है तो मुझे लगता है कि सेशन खत्म ही करना चाहिए। 5 मिनट उसमें भी लगेगा। अगला हमें लेक्चर कौन सा है उसके बारे में थोड़ा बताना जी, बता दीजिए आप। अगर कोई इम्पोर्टेंट है अगर सवाल तो दे सकते हैं, आप देख सकते हैं। जी, जिया भाई का एक सवाल अधूरा रह गया है, अगर मैं 2 शब्द दें तो मैं बता दूं उनको। हाँ बिल्कुल। जिया भाई जी बताइए। ये आपने वो यूरोपियन ट्रेवलर्स के अकाउंट में बात करी थी, उत्तराधिकार युद्ध की। मैं 2 शब्द में अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा, 2 से 3 मिनट में मैं सवाल। आपने सही कहा। आप देखेंगे कि जिस समय उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, वो 1658-59 की बात है, उस समय आप देख रहे हैं कि ये बर्नियर आया है, फ्रांसिस बर्नियर भारत आता है। वह फ्रेंच डॉक्टर था और वह 1658 में सूरत पहुंचा था और उसने बाद में 1670 में आप देखिएगा ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर नामक उसने विवरण लिखा है और लगभग उत्तराधिकार के युद्ध का उसने आंखों देखा वर्णन किया है कि किस तरह से दारा ये षड्यंत्र होता है, किस तरह से शाहजहां को कैद कर लिया गया आगरा फोर्ट में और उसको कैद करके दारा लाहौर भाग जाता है। तो ये बर्नियर के जिक्र में हमें मिलता है कि 10 जून 1658 को जहारा बेगम अपने भाई औरंगजेब से मुलाकात करके अपना प्रभाव इस्तेमाल करती है कि अगर तुम हमको अपना बड़ी बहन मानती हो, पाशा बेगम मानते हो, तो साम्राज्य के बंटवारे का वो प्रस्ताव देती है कि पंजाब और उससे सटा हुआ जो क्षेत्र है वो दारा को दे दो, गुजरात मुराद को दे दो, बंगाल सुजा को दे दो, दक्कन सुल्तान मोहम्मद जो सौतेला भाई है उसको दो, बचे हुए साम्राज्य को तुम इकबाल बुलंद की उपाधि के साथ खुद रख लो। तो औरंगजेब ने इस बात को नहीं माना, ठुकरा दिया। और इसी तरह आप देखते हैं कि दारा पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है, दारा को लाके उसको फांसी पे लटकाया गया। तो जहारा बेगम यहाँ दुखी हो जाती है, कहीं ना कहीं वो औरंगजेब से दुखी होकर वो अपने पिता के भाई के जश्न को ना चुन करके वो अंतिम दिन तक अपने पिता के साथ। यहाँ पर भी एक डिस्क्रिप्शन जिया भाई मिलता है कि औरंगजेब को अंतिम समय में अपने पिता से बड़ी नफरत हो गई थी, तो कुछ दिनों के लिए
वो खाना पीना वगैरह भी उसका बंद कर दिया जाता है। तो शाहजहां जिसे क्षय रोग से ग्रसित है, टीबी रोग, उसका शरीर हड्डी, तो बहुत दिन तक एक ही व्यक्ति थी हरम की महिला पाशा बेगम, जहरा बेगम, जो अपने पिता से मिल सकती थी। बाकी उस अवधि में शाहजहां को सूर्य के दर्शन नहीं हुए, ब्लैक काली कोठरी में उनको डाल दिया गया। तो जहरा बेगम जो अपने पिता से मिलने जाती थी तो अपने शरीर में शहद लपेट कर जाती थी और शाहजहां बहुत दिनों तक चाट कर उसको जीवित रहा। तो आप देखेंगे कि यहीं पर यूरोपियन जो डिस्कोर्सेस ये लोग लिखते हैं, एक पिता के द्वारा अपनी जवान पुत्री का जीवा से स्पर्श किया जाना, कहीं ना कहीं जहरा बेगम और शाहजहां के बीच अवैध अनैतिक संबंध की ओर ये लोग इशारा करते हैं। तो शायद ये उनका नजरिया हो या इनके ये इतिहास को धूमिल करने की साजिश रही हो। तो यूरोपीय जो इतने भी डिस्कोर्सेस है या उसमें इस तरह की बातें हमें मिली है, हरम के बहुत सारे विकृति की भी बातें उसमें आई है। जैसे मैंने वो कहा कि अनारकली को जोड़ दिया गया फिंच के कहने पर, जबकि अनारकली का कोई एविडेंस हमारे पास नहीं। इस पर बहुत बातें हो सकती है जिया भाई। तो मैं हल्के से इस ओर मैंने आपका ये प्रश्न अधूरा रह गया था, इस ओर मैंने। थैंक यू। तो संजीव, आप जो है वो अगले लेक्चर के बारे में आप बता दें। धन्यवाद जिया भाई, हमें देने के लिए 5 मिनट मेरे पास है, अभी 6 मिनट। जो आप रविशंकर जी और जिया भाई बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं उसको चाहता हूँ कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएं। जी संजीव भाई, तो आपको धन्यवाद संजीव भाई कि आज का सेशन मेरे लिए खाली रखे, वरना पूरा अक्टूबर तो फुल है सेशन। नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए ही है ये। आप जो भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं, किसी भी तरह का कोई भी, जिन्होंने भी कोई रिसर्च किया है जो शेयर करना चाहते हैं, हमारा मकसद बड़े लोगों को, बड़े नाम को बुला करके बात रखना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है जो रीजनल यूनिवर्सिटीज है, रीजनल कॉलेज है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सुना जाए। क्योंकि ये बहुत पुरानी एक वो हो गई है कि जो जिनका नाम होगा उन्हीं का ढोल बजेगा। ये तो जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। वो उससे थोड़ा हमें बियॉन्ड जाना है। और ये इसीलिए शायद आपका जो ये वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो सवाल है विनय भाई का, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है कि क्या सिर्फ एक वुमेन अगर प्रधानमंत्री बन जाती है, अगर रानी बन जाती है, क्या उसको आप वुमेन एम्पावरमेंट बोलेंगे, या वुमेन एम्पावरमेंट उसको अलग नजरिए से देखना पड़ेगा? आज के हिंदुस्तान में आज अगर देखें तो हमारा प्रधानमंत्री कोई वुमेन नहीं है कोई, लेकिन इंदिरा गांधी वुमेन थी। तो क्या आप उस बेस पे ये बोल सकते हैं कि 70 के दशक में इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा था और आज कम है? हमें उसको, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, किसी एक कम्युनिटी की बात करते हैं, तो उसके लार्जर रिप्रेजेंटेशन को देखना होगा। हर क्षेत्र में वो आवाज आ रही है क्या, और वो आवाज अगर आ रही है तो वो सबसे छोटे से छोटे जगह से अगर वो आवाज आ पा रही है तभी वो एम्पावरमेंट को क्वालिफाई करेगा। और इसीलिए वो मुझे लगता है जो ये सवाल हमारे ग्रुप से भी है कि अगर जो सो कॉल्ड छोटे जगहों पे, छोटे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं स्कूल की भी बात कर रहा हूँ और कॉलेजेस की भी बात कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छे अच्छे लोग रिसर्च करने वाले हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनको हमको स्पॉट करने की जरूरत है। वो सिखा सकते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे स्कॉलर्स को। तो यही है कि अगर वो वॉइस जब तक हियर नहीं हो रहा है तो वो फिर एम्पावरमेंट नहीं है। मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस कनेक्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा बोला था, क्योंकि मुझे विनय भाई का संजीव भाई, मैं आपके बिहार के रिगार्डिंग एक बात बताना चाहता हूँ। आपने 2000 बात की विमेन एक्ट वगैरह पार्लियामेंट, अब विमेन स्टडी की पढ़ाई अभी हाल में शुरू है बिहार के यूनिवर्सिटीज में। 2008 के बाद पटना यूनिवर्सिटी पहला यूनिवर्सिटी बना जिन्होंने वुमेन स्टडीज एक चैप्टर शुरू की और भारतीय स्नार उसके चेयर बनाई गई और उस पे कंटेम्प्रेरी वुमेन पर सारी पढ़ाई। तो अन्य विश्वविद्यालय की बात तो आप छोड़ दीजिए, हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय में एक पेपर मात्र है, मिडेवल इंडिया में एक पेपर है वुमेन स्टडीज, जिसमें तीनों होल इंडिया हिस्ट्री, एंशिएंट वुमेन, मिडेवल और मॉडर्न, तीनों को जोड़ के एक यूनिट बना दिया। तो इस पर तो जरूरत है सरकार को फोकस करने की। इसीलिए मैंने कहा, आपने कही 2008 के बाद, तो ये सब पढ़ाई अभी हाल में शुरू हुई है, 12-13 में शुरू हुई है बिहार में वुमेन स्टडीज की पढ़ाई।